पुनीत सर, हेलो। वेट मैम वेट। यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है बेटा हमारा है मेरे संग की ओर से। हम पढ़ रहे थे मृदुला गर्ग जी को। आप पेज नंबर 23 ओपन करेंगे बच्चों। पेज नंबर 23 पेज नंबर पे बेटा हम जो है पढ़ चुके थे इनकी दादी जी के बारे में, इनकी नानी जी के बारे में, जो इनकी परदादी थी उनके बारे में, और इनकी मम्मी के बारे में, और इनकी बहनों के बारे में जो है हमारी चर्चा जारी थी। पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। पिताजी ने कहा, किसकी बात पर कहा उसने? पिताजी ने उसकी बहन को कहा कि जब उनकी बहन ने कहा कि बीए करके क्या करना है, तो पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। कि पिताजी को भी ये तर्क विश्वसनीय नहीं लगे और न ही खुद रेणु को। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप आता रहा है। कौन सा कुतर्क? कि मैं कह रहा हूं इसलिए बीए करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। तो रेणु जो है वो तर्क वितर्क में विश्वास रखती है, किसी की बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करती है। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समझ कर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है। कि कई बार जब वो सच बात कह देती है तो ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही है। इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। कि बिना मेहनत ही लोग उसकी बातों से हंसते रहते हैं। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। तीसरे पर कौन सी बहन है? चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। वह कॉलेज तो पढ़ने जरूर जाती थी, लेकिन उसकी जो दिलचस्पी थी वो औरों को पढ़ाने में ज्यादा थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। शागिर्दों मतलब चेले, जो उससे संबंध रखते थे, जिनकी वो हेल्प करती थी, उनके जो है नंबर ज्यादा आते थे एग्जाम्स में, क्योंकि वो खुद पढ़ने की बजाय दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी, ज्यादा इंटरेस्टेड थी। इसलिए जो है उसके शागिर्दों शागिर्दों मतलब चेले जो थे, उनके नंबर ज्यादा आते थे और उसके कम आते थे एग्जाम में। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। कि जो उसका डिसीजन था, जब उसने ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, तो खुद लड़का भी उसके डिसीजन से, उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। लड़के को भी मतलब लड़का भी इतनी क्विकली डिसीजन नहीं कर पाया जितना जो है मेरी बहन चित्रा ने इतनी जल्दी जो है डिसीजन डिक्लेयर कर दिया। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। यानी कि उस लड़के से शादी करने में मृदुला चित्रा को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहली ही मुलाकात में उसने लड़के को बोल दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। और लड़के ने जो है इसके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोला। हमसे सबसे छोटी बहन अचला जो है काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही।
पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। कि जो सबसे छोटी बहन थी अचला, उसने सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जो है डिग्री प्राप्त की, उसके बाद पत्रकारिता में जो है एडमिशन उसने लिया और अच्छे से ढंग से पढ़ाई की और पिता की पसंद से उसने शादी की। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। पर इसके बाद शादी के बाद जो है वो परंपराओं में नहीं बंध पाई, लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। कि घर बार में शादी के बाद उसका मन नहीं लगा और पढ़ाई के बाद शादी कर ली पिता की पसंद से, लेकिन जो है परंपराओं का निर्वहन नहीं कर पाई। कौन सी बहन? सबसे छोटी। किसका क्या नाम था उसका? अचला। तो कहती है घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह जो है वो 30 वर्ष के बाद जो है उसने भी लिखने का रोग लगा लिया। मिंज वह भी साहित्य रचना करने लगी। पेज नंबर 24। एक बात हमने एक सी रही कि पांचों बहनों के क्या नाम थे बेटा? मंजुल भक्त, मृदुला गर्ग, चित्रा, रेणु और सबसे छोटी बहन अभी हमने पढ़ा अचला। तो पांचों बहन जो है उनमें एक जैसी कौन सी बात थी? घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। कि हमने जो है अपने घर को शायद रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलाया, लेकिन कभी हमने अपने शादी को टूटने भी नहीं दिया, अर्थात तलाक वगैरह की समस्या भी नहीं आई। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। कि हमने शादी जो है पांचों बहनों ने एक बार ही की और उसे कायम रखा। मीन्स हमने तलाक वगैरह की नौबत नहीं आने दी। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। भाई तलाक तक हमारी बात जरूर पहुंची, लेकिन तलाक हुआ नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। तो कहती है कि हमने जो है तलाक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी सोच थी कि मर्द बदलने से मीन्स तलाक लेकर दूसरी शादी करने से कोई लाभ नहीं है। हम घर के भीतर उसी घर में रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी सकती हैं तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया में रही। अब मृदुला गर्ग जी अपने बारे में बताती हैं कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़कों में बैठते थे। मतलब क्या है कि जो डालमिया नगर था बेटा, बिहार का एक छोटा सा कस्बा है। शादी के बाद जो है अपने पति के साथ मृदुला गर्ग जी वहां रही। वहां पर क्या था, यदि सिनेमा हॉल में पिक्चर भी देखने जाते थे तो अलग अलग मतलब औरतों के बैठने के लिए अलग जगह थी और मर्दों के बैठने के लिए अलग जगह थी। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की भी मैं शौकीन थी। जब मैं बिहार गई तो मैं दिल्ली से कॉलेज में जो है प्रोफेसर थी, कॉलेज में नौकरी करती थी। जब मैं बिहार गई दिल्ली के कॉलेज में मैं नौकरी करती थी और नाटकों में जो है एक्टिंग करने का मुझे इंटरेस्ट था, शौक था काफी। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। कि वहां माहौल कैसा था बिहार में कि
पति पत्नी भी एक जगह नहीं बैठते थे, लेकिन मैंने वहां जाकर जो है वहां की रीति रिवाजों को बदल दिया। मैंने, क्योंकि नाटकों में अभिनय करने का मुझे शौक था। कौन बताती हैं? मृदुला गर्ग जी बताती हैं कि नाटकों में अभिनय करने का तो मुझे शौक था, और मैंने शादीशुदा औरतों को भी पराये मर्दों के साथ नाटक में शामिल करने के लिए मना लिया। यानी कि ये चेंज मैं वहां पर लेकर आई। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। मतलब जो मेरे आसपास की औरतें थी, मैंने उनको नाटकों में अभिनय करने के लिए मना लिया। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी मैंने इकट्ठा किया। नाटकों में अभिनय करके अकाल राहत कोष के लिए जो है मैंने काफी पैसा इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। फिर उसके बाद जो है, मतलब मेरे पति की जो बदली है, ट्रांसफर है, वो कहाँ पर हो गई? कर्नाटक के एक उससे भी छोटा कस्बा था बागलकोट। पहले कहाँ रही है लेखिका? पहले दिल्ली में नौकरी करती थी बेटा, कॉलेज में। उसके बाद वो बिहार के डालमिया कस्बे में रहने लगी, और फिर उसके बाद जो है अपने पति की ट्रांसफर के बाद वो कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक जो है लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे, मृदुला गर्ग जी के, जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुंच रहे थे। पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। जब लेखिका कर्नाटक के बागलकोट शहर में पहुंची तो 2 बच्चे थे लेखिका के, मृदुला गर्ग जी के। वो जो है स्कूल जाने लायक हो गए थे, लेकिन वहां पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की दरख्वास्त मीन्स प्रेयर कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। जो वहां कैथोलिक बिशप थे, कहाँ पर बेटा? हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो कैथोलिक क्रिश्चियन जो थे, उनके जो बिशप थे, यानी कि जैसे फादर वगैरह होते हैं इनके चर्च वगैरह में, तो कैथोलिक बिशप जो थे उससे मैंने रिक्वेस्ट की लेखिका ने कि भाई जो यहाँ पर सीमेंट का कारखाना है उससे आर्थिक मदद लेके, उससे पैसे वगैरह लेके जो है यहाँ पर स्कूल खोला जाए, हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दे। किससे जो है रिक्वेस्ट की? कैथोलिक बिशप से, जो चर्च के होते हैं क्रिश्चियन के। क्रिश्चियनों में जो चर्च होता है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस जो है चर्च में पूजा करते हैं। तो वहां के जो बिशप थे, फादर थे, उनसे रिक्वेस्ट की मैंने कि हमारे कस्बे में एक स्कूल खुलवा दें प्राइमरी। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो क्या था वहां स्कूल न खोलने का रीजन? क्या था कि वहां पर जो क्रिश्चियन थे उनके बच्चे कम थे। उस एरिया में क्रिश्चियनों के बच्चे कम थे, इसलिए उसने कहा कि मैं यहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हूँ, कि मैं यहाँ स्कूल नहीं खोल सकता। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार मीन्स आग्रह। मैंने जो है उनसे कहा, कैथोलिक बिशप से, कि अगर यहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, क्रिश्चियन बच्चे कम है, तो गैर क्रिश्चियन बच्चे भी तो पढ़ सकते हैं, उन्हें भी तो पढ़ाई की जरूरत है। तो मैंने फिर भी जो है उनसे अपना आग्रह जारी रखा। इसरार मीन्स आग्रह। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। भाई हम जब कोशिश कर सकते हैं स्कूल खोलने की, तब आप मुझे विश्वास दिलाएं कि जो स्कूल है वो अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। जब उन्होंने ये कहा कि अगले 100 वर्षों तक स्कूल चलेगा, तो मैंने कहा भाई अपना भी नहीं है यकीन 100 वर्षों का, तो मैं स्कूल का कैसे दिला सकती हूँ। और इस बात से क्या था
लेखिका को गुस्सा आ गया और जो कैथोलिक बिशप थे उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ने की जो समस्या है वो आपकी है, मेरी नहीं है। यानी कि जो स्कूल खोलने का आइडिया था, विचार था, उसमें जो है मना कर दिया किसने? बिशप ने, कैथोलिक बिशप ने, कि मैं स्कूल नहीं खोलूंगा। तो उसने कहा कि बच्चों के पढ़ने पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी, क्योंकि उसको बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, कैथोलिक बिशप से। यदि बच्चों की पढ़ाई की समस्या थी तो वो मेरी थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। अब ये बात तो सच थी कि बच्चों को पढ़ाने की समस्या तो मेरी थी, कैथोलिक बिशप की तो थी नहीं। किसकी थी? मृदुला गर्ग जी की। तो कहती हैं, हमने सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। इसलिए क्या है कि हम सच के आगे सिर झुकाने की हमें बचपन से आदत थी, पर मैंने तय कर लिया, मृदुला गर्ग जी ने तय कर लिया कि मैं यहाँ प्राइमरी स्कूल खोलूंगी जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़। और कर्नाटक सरकार से, क्योंकि कर्नाटक के बागलकोट में रहती थी ना लेखिका, तो कहा कि कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। यानी कि स्कूल खोलने का कार्य जो है मैंने पूरा किया, वहां के मेहनती और कर्मठ लोगों की सहायता से। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े। यानी कि मेरे दोनों बच्चे भी और वहां के जो अफसर थे उनके बच्चे भी जो है वहां पर पढ़े। कहाँ पर? कर्नाटक के बागलकोट में, जो मैंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला था। कौन कौन सी 3 भाषाएं थी बेटा स्कूल में? अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पाया। और जो बड़े बड़े अफसरों के बच्चे और मेरे बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़े थे, उन बच्चों ने जो है बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में उनके एडमिशन भी हो गए। क्योंकि वो तो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी के बाद तो दूसरे स्कूल में जाना ही था, बदलना ही था उन्होंने, तो अच्छे स्कूलों में जो है उनका एडमिशन हो गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। क्या कहती है लेखिका कि ऐसे अनेक अवसर आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। तो ऐसे अनेक मौके आए हैं जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए हैं, जैसे कि भागलकोट में स्कूल खोलना, पर सबसे ज्यादा जो है उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। कि जो मेरा लेखन कार्य है वो उसने हमेशा अपनी राह खुद तलाशी है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। मैं चाहे कितनी भी जो है लीक से हटकर परंपराओं को एक तरफ करके चलने वाली हूँ, अपनी बात पर अड़िग रहने वाली हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन रेणु का मुकाबला नहीं कर पाई। अपनी बहन रेणु का मुकाबला क्यों नहीं कर पाई? क्यों? क्योंकि मेरी बहन रेणु जो है 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। कि 1950 की बात कर रही है लेखिका और अपनी बहन रेणु की बात बता रही है कि एक रात क्या हुआ, दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। कि जो पानी है वो 9 इंच
चढ़ गया, बारिश इतनी ज्यादा हुई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। तो दिल्ली का जैसे आपको भी पता होगा कि गंदगी की वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी भी बारिश हो तो नाले और छोटे नालियां, नाले पर नाले मतलब बड़े बड़े नाले और छोटी नालियों में जैसे बाढ़ आ जाती हो, पूरी भर जाती है। पुलों के नीचे जो है पानी भर जाता है और तमाम यातायात जो है ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। भाई ये बारिश तो इतनी कयामती हुई थी कि जैसे कयामत ढह गई हो, कि जो सरकारी दफ्तरों के जो बिल्कुल तले में फाइल रखी थी वो फाइलें भी पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा। तो जब रेनू को ये लगा कि स्कूल बस नहीं आई, वो प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि दिल्ली में बारिश ही इतनी तेज हुई थी और अगले दिन भी जो है सड़कों पर कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। तो रेनू ने सोचा कि स्कूल बस नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं पैदल ही स्कूल चली जाती हूँ। सभी घर वालों ने उसे कहा कि यदि बस नहीं आई तो स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल मीन्स सही जवाब। इस जो उसने सवाल किया कि आपको कैसे पता है कि स्कूल जो है वो बंद होगा, तो रेनू ने कहा कि आप मुझे रीजन बताइए कि आपको कैसे पता है कि स्कूल बंद होगा। हमारे यहाँ जवाब तो किसी के पास नहीं था, सही जवाब तो किसी के पास नहीं था। तो उसने कहा, हमारे यहाँ फोन तो जरूर लगा था पर स्कूल में ही रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा था। भी हमारे घर में फोन तो मृदुला गर्ग जी कहती हैं लगा हुआ था, लेकिन बारिश के कारण वह फोन ठप पड़ा था। तो रेनू जो है अकेली पैदल स्कूल चल दी। रेनू ने क्या किया, अकेली जो है पैदल स्कूल चलने लगी। गनीमत यह थी कि बारिश एक वर्ष के बाद थम गई। और ये भी सही बात रही कि जो बारिश थी वो एक मुश्त के बाद थम गई थी, रुक गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था कि पैदल ही वो जो है स्कूल के लिए चल पड़ी। सड़कों पर पानी तो भरा हुआ था लेकिन बारिश रुक चुकी थी। तो रेनू जो है 2 मील पैदल चलकर, जैसा हमने कहा था वह बंद था, रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, रेनू को हमने बताया था घर वालों ने कि स्कूल जो है बंद था, बंद होगा, तो वैसा ही हुआ। स्कूल बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। मलाल मीन्स पछतावा, कि भाई वो वैसे ही स्कूल आई, स्कूल की छुट्टी थी, इस बात का उसे कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। यानी कि 2 मील पैदल चलकर वो स्कूल पहुंची थी और 2 मील पैदल चलकर ही वह वापस स्कूल से आई। और सबने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि स्कूल मत जाओ। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपको कहना कहाँ से आ गया भाई? भाई मैं स्कूल गई थी और मैं ही वापस आ गई, तो इसमें आपका क्या रोल है बीच में, आपकी क्या भूमिका है बीच में? मैं गई थी, मैं ही वापस आ गई। सोचती हूँ कैसा रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबालब भरे
लबालब करते सुनसान शहर में नीचाट अकेले, बिल्कुल अकेली, कि पानी से लबालब पूरे भरे हुए रास्ते थे और वो पूरे सुनसान शहर में अकेली चली जा रही थी, अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। सिर्फ अपनी धुन में वो उसने किसी की बात को स्वीकार नहीं कर किया, वह अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ जो है अकेली चली जा रही थी। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका के बहन की यदि हम व्यक्तित्व की विशेषताएं देखें तो क्या हो सकती हैं उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, कि वह धुन की पक्की है, वह किसी की बात नहीं सुनती है जब तक वह स्वयं जो है काम करके नहीं देखती है। सच अकेलेपन, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़े, वह स्वयं जब तक अपने आप किसी काम को नहीं करती, वह किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करती जब तक कि उसका सही प्रमाण न दे दे। तो आज का जो लेसन है बच्चों यही समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद बच्चों।